नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कछुआ। नंदा भाभी की खुशी की चहकती आवाज में सुझाए जा रहे समीकरणों के सम्मुख मुझे अपने सभी समीकरण औंधे मुंह गिरते नजर आ रहे थे। खोल से निकला कछुआ मंद परंतु स्थिर चाल से निरंतर आगे और बढ़ता चला जा रहा था और उसे जीतने के गुर सिखाने वाला घमंडी खरगोश अपनी विजय के मद में फूला रास्ता में ही सो गया था। गांव से सासू माँ का फोन था। वे और ससुर जी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आ रहे थे। यह अच्छी खबर थी, लेकिन दूसरी खबर ने मेरे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। उन्होंने नंदा भाभी से बात करनी चाहिए, लेकिन भाभी घर पर नहीं थी। ठीक है, उसे कहना वापसी में हमारे संग गांव लौटने के लिए तैयार रहे। तुम्हारे संग बहुत रह ली, पर माँ जी जब 2 सालों से नंदा भाभी यहीं है और उनका मन भी यहाँ रम गया है, तो फिर वापसी गाँव ले जाने की औचित्य मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। मैंने धीमे स्वर में प्रतिवाद करना चाहा। यह बड़ी अजीब बात कह दी तुमने। अरे नंदा गांव में ही पैदा हुई, पली बढ़ी, ब्याह हुआ। 2 साल तेरे और मुन्ना के पास, शहर क्या गई, वहीं की होकर रह गई। नंदा से कह देना सामान बांधकर तैयार रहे। जी 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 माँ जी। उदास मन से फोन रखकर मैं घर के काम में निपटाने में जुट गई। मन यह सोचकर व्याकुल हो रहा था कि नंदा भाभी को यह बात कैसे बताऊंगी, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी, क्या वे सचमुच उसकी दलदल में लौटने को तैयार हो जाएंगी। दलदल, हाँ दलदल तो था वो गांव का वातावरण जहां मैंने उन्हें और उन जैसी कई विधवाओं को पल पल मरते देखा था। रूखा सूखा खाना, पहनने के नाम पर 2 सफ़ेद सूती धोतियाँ, बिस्तर के नाम पर एक चादर, चाहो ओढ़ लो या चाहो बिछा लो। दिन भर गृहस्थी के कामों में पिसते रहना, कान खुले मगर होंठ बंद रखना ही उनकी नियति थी। मेरा दिल यह देखकर छलनी हो जाता था कि कैसे उन्हें बुजुर्ग औरतों की खरी खोटी हम उम्र महिलाओं की थोती सहानुभूति और लफंगे शहदों के अश्लील मजाक भी सीने पर पत्थर रहकर सह लेने पड़ते थे। क्या पुरुष साथी के न रहने से स्त्री को कोमल भावनाएं और उमंगें मर जाती है? यदि नहीं तो फिर उसे इन्हें मारकर तिल तिल जीने पर क्यों मजबूर कर दिया जाता है? नंदा भाभी यानी मेरी जेठानी मुझसे बमुश्किल 2 साल ही तो बड़ी थी। न जाने वे कैसे इस उम्र में अपने अरमानों का गला घोटकर यह घुटन भरा जीवन जी रही थी। उनके प्रति आरंभ से ही मेरा विशेष झुकाव रहा था। सबसे बड़ी जेठानी किरण भाभी तो पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में रची बसी देहातन महिला थी। उसने छोटी नंदा भाभी 11वीं तक पढ़ी थी और आगे की पत्राचार से पढ़ाई जारी रखे हुए थी। उनमें मैंने हमेशा कुछ नया करने की ललक देखी थी। मुझे लगता था उनमें अपार संभावनाएं हैं जिन्हें किसी उपयुक्त अवसर की तलाश है। मेरा दिल करता था कि चाहे जैसी भी हो, उन्हें इस दलदल से खींचकर बाहर निकाल लूं। शीघ्र ही मुझे उपयुक्त अवसर भी मिल गया। रविंदर यानी मेरे पति को किसी काम से 2 दिनों के लिए गांव जाने का मौका मिला, तो मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि वे नंदा भाभी को वापस लेकर ही लौटे। गांव भी फोन करके कह दिया था कि चुन्नू के दांत निकल रहे हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए यदि नंदा भाभी कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाए तो मुझे सुविधा हो जाएगी। सब ओर से प्रयास कर लेने के बाद भी मैं अंत तक उनके आगमन को लेकर आशंकित रही। रविंदर के साथ उन्हें गाड़ी से उतरता देखने पर ही सुकून की सांस ले सकी थी। शहर का उन्मुक्त वातावरण देख आरंभ में तो नंदा भाभी असहज सी बनी रही। मुझे लगा शायद वे इसकी अभ्यस्त नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुरेदने पर ही वह खुली गई थी। मीनू, तुम दोनों को इस उन्मुक्त वातावरण में आज़ादी से जीते देखकर और एक दूसरे के साथ यूं खुश देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, लेकिन यह आशंका मुझे घेरे रहती है कि विधवा का मनहूस शायद तुम्हारी हंसती खिलखिलाती जिंदगी में ग्रहण न लगा दे। ऐसा मत सोचिए भाभी, आप इतनी समझदार होकर ऐसी दकियानुसी सोच में विश्वास रखती हैं। मेरे या तेरे विश्वास रखने से बरसों पुरानी मान्यताएं थोड़े ही बदल जाएगी पगली। ठीक है भाभी, मान लिया हमारे कहने से मान्यताएं नहीं बदले वाली है, लेकिन आप ही कुछ ऐसा क्यों नहीं कर दिखाती कि लोगों को अपने दकियानुसी विचार बदलने पड़े। कब तक दूसरों की दया और सहानुभूति पर जिंदगी बसर करती रहेंगी आप? मेरी बात सुन। भाभी ने बस चुप्पी साध ली और गहरी सोच में डूब गई। भाभी ने आते ही रसोई का कमान संभाली ली थी। उनका तर्क था कि उनके पास काम नहीं होगा तो उनका मन नहीं लगेगा और वे 4 दिन भी नहीं रह पाएंगी।
लेकिन यह देखकर बेहद तकलीफ होती थी कि सबको अच्छा भोजन कराकर वे अपने लिए 2 सूखी रोटियां ही बनाती थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद उन्होंने इसे ही अपना नियति मान लिया था, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं थी। मुझे मालूम था कि भाभी को खाने में मछली बहुत पसंद थी। एक दिन मैंने उन्हें दूसरे कामों में लगाकर खाना खुद पकाया और जानबूझकर सिर्फ मछली ही पकाई। खाने बैठे तो भाभी ने तुरंत कह दिया, मैं यह सब नहीं खाती मीनू। वे थाली से उठने लगी तो मैंने उन्हें बैठा लिया और जबरन भाभी के मुंह में कौ ठूस दिया। उस दिन आग्रह करके भरपेट खिलाया था उन्हें खाना। खत्म करते करते भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या क्या हुआ? कोई कांटा फंस गया? मैं घबराई हुई थी। मछली का नहीं, तेरे प्यार का कांटा। अब वापस कैसे गांव लौट पाऊंगी? वर्षों बाद इतना तृप्त होकर खाया है, वरना स्वाद क्या होता है मैं तो भूल ही गई थी। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी। भाभी रो पड़ी थी। मैं देर तक उन्हें सीने लगाए दुलारती रही थी। छोटी बच्ची की तरह वे मुझे बेहद निरही और मासूम लग रही थी। मैं सचमुच ही खुद को उनकी माँ मान बैठी थी। मैं भाभी को अच्छे से अच्छा खिलाने पहनाने का प्रयास करती, उन्हें आधुनिक प्रगतिशील विचारों वाली महिलाओं से मिलवाती। भाभी का पत्राचार से ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और मैंने एक प्राथमिक स्कूल में उनकी नौकरी भी लगवा दी थी। नंदा भाभी आत्महीनता की ग्रंथि उभरने लगी थी। उनमें सीखने की और आगे बढ़ने की इतनी ललक थी कि प्रगति के हर सोपान के किवाड़ उनके सामने स्वतः ही खुल जाते थे। वक्त बीतने के साथ साथ नंदा भाभी महिला समाज सुधारक संस्थाओं की अगुवाई बनती जा रही थी। उनका ओजमयी व्यक्तित्व और अनुभवजन्य भाषण महिलाओं के दिल में उतरता चला जाता था। उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और रसूखदार महिलाओं को उनके सामने शीश नवाते देख मुझे आश्चर्य भी होता था और गर्व यह सोचकर कुछ समय पहले तक जो भाभी अपने खोल में दुबकी कछुआ मात्र थी, अब वे मेरे प्रयासों के कारण खोल से बाहर निकल चुकी है। उन्हीं नंदा भाभी के लिए सासू माँ का फरमान आया था कि उन्हें साथ पुनः गांव लौटना होगा। क्या नंदा भाभी मान जाएगी? मैं बेचैनी से नंदा भाभी के घर लौटने का इंतजार करने लगी। शाम को जब नंदा भाभी घर लौटी तो मैंने उन्हें माँ जी के फ़ोन की बात बताई। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर तनाव झलकने लगा था। परेशान मत होइए भाभी, प्रगति के इस मुकाम पर पहुँचकर अब फिर से उस दलदल में धंसना बेवकूफ़ी होगी। आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर आराम से लें। पर माँ जी को इनकार, यही तो समस्या है। आज तक उन्हें ना कहने का साहस कोई नहीं कर पाया है, पर किसी को तो साहसिक कदम उठाना ही होगा। रात बहुत हो गई है, अभी खाना खाकर सो जाते हैं, कल इस विषय में विचार करेंगे। नंदा भाभी कपड़े बदलने चली गई तो चुन्नू के लिए खाना लेने रसोई की ओर चल पड़ी। नंदा भाभी का संयमित और गंभीर आचरण चकित कर देने वाला था। मैं 2 वर्ष पूर्व की और आज की नंदा भाभी की तुलना करने लगी। पहले वे कैसे जरा सी भी विपरीत परिस्थिति होते ही विचलित होकर बच्चों की तरह रोने लगती थी, खुद को हर समस्या की जड़ मान कोसने लगती थी, और अब कितना आत्मविश्वास आ गया है उनमें। बड़ी से बड़ी समस्या भी उन्हें विचलित नहीं करती। अवश्य भाभी माँ जी को समझाने और मनाने की कोई युक्ति खोज रही होंगी। वे कहीं नहीं लौटने वाली हैं, यही रहेंगी। रात को बिस्तर पर लेटी मैं देर तक खुद को समझाती रही। सवेरे अलार्म की आवाज़ से आंख खुली, भाभी के कमरे में झांका तो वह कुछ लिखा पढ़ी में व्यस्त थी। शायद क्लास की तैयारी कर रही होंगी। कितने बजे की क्लास है भाभी? आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। आजकल दूसरा काम ही इतना निकल आता है कि मैनेजमेंट ने भी मुझे कह दिया है कि आप अपनी सुविधा अनुसार ही क्लास लेने आया करें। अच्छा, मैं भाभी के प्रभाव से प्रभावित थी। ये जरूर माँ जी को गांव ना लौटने के लिए मना लेंगी। मैं मन ही मन तर्क वितर्क से समीकरण बैठा रही थी कि तभी भाभी के स्वर ने मुझे चौंका दिया। मीनू, मैंने माँ जी के संग लौटने का निश्चय कर लिया है। क्या? मैं जैसे ही आसमां में गिरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना आगे बढ़ने के बाद आप पीछे लौटने का निर्णय कैसे ले सकती हैं। मीनू, मेरी जैसी कई अबलाएं अभी भी उस दलदल में धंसी है। मेरे अकेले बाहर निकल आने से मेरी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि और बढ़ गई हैं। मुझे उन सबको भी उबारना है, बाहर निकालना है, जिसके लिए मुझे उनके बीच लौटना ही होगा। मैं नतमस्तक हो उठी। धन्य है भाभी, आप, कितनी अच्छी सोच है आपकी। एक बार फिर मुझे खुद पर गर्व हो आया। अपने ही खोल में दुबके कछुए को मैंने ही तो गर्दन उठाकर जीना सिखाया और जिंदगी के रेस में इतना आगे बढ़ जाने का हौसला दिया।
मन ही मन अपनी विजयश्री की धुन भी बजाते मैं कमरे से बाहर निकल आई। तभी फोन पर बतियाती नंदा भाभी के वार्तालाप से मेरे कान खड़े हो गए। चंद्रा जी, एक खुशखबरी है। उसे सुनकर आगामी चुनाव के लिए मुझे अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने का आपका इरादा और भी मजबूत हो जाएगा। मैं अपनी सासू माँ के साथ गांव लौट रही हूँ। वहाँ अपने भाषणों और मीटिंगों से मैं जनता का रुझान पूरी तरह अपनी पार्टी की ओर मोड़ दूंगी। विधवाओं अबलाओं के तो 100% वोट आप अपनी झोली में ही समझो। इतने सालों तक उनके बीच रहने के कारण मैं उनकी मानसिकता अच्छी तरह समझती हूँ। थोड़ी चुमकार पुचकार और एक दो उनके पक्ष में घोषणाएं मात करने से ही अच्छे खासे मतदान पट जाएंगे। हाँ, और चुनाव के समय फिर लौटकर मैं यहाँ का मोर्चा संभाल लूंगी। मैं अभी वोटों का ही यह समीकरण ही बैठा रही थी कि कितने प्रतिशत जातिगत आधार पर कितने विधवाओं के नंदा भाभी की खुशी से चहकती आवाज में सुझाए जा रहे समीकरणों के सम्मुख मुझे अपनी सभी समीकरण औंधे मुंह गिरते नजर आ रहे थे। खोल से निकला कछुआ मंद परंतु स्थिर चाल से निरंतर आगे और बढ़ता चला जा रहा था और उसे जीतने के गुर सिखाने वाला घमंडी खरगोश अपनी विजय के मद में फूला रास्ते में ही सो गया था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।